नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 2 और आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। विधानसभा के बाहर कल एक सड़क हादसा हुआ था और इसके मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर भी हुआ है। हादसे के दौरान विधानसभा के बाहर गेट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एएसपी समीर यादव को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल विधानसभा के बाहर सड़क हादसा हुआ था। एक बाइक सवार रेड बस से टकरा गया था और इसके बाद इस शख्स की मौत हो गई थी। बताया जा रहा कि बहुत देर तक ये शख्स वहीं पर पड़ा रहा। वहां से कई वीआईपी गाड़ियां भी गुजरी। वहां पर पुलिस की तैनाती भी थी और पुलिस रोड रास्ता क्लियर करने में लगी रही, न कि उनकी तरफ से इस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस मामले में अब खबर का कुछ असर होता नजर आ रहा है। जो गेट पर ड्यूटी पर पुलिस अफसर तैनात था उसको सस्पेंड किया गया है। हालांकि भोपाल में विधानसभा के बाहर सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में गृह मंत्री बाबूलाल गौर की असंवेदनशीलता भी सामने आई। बाबूलाल गौर ने इसे महज एक दुर्घटना बताया। वहीं 108 एम्बुलेंस को भी क्लीन चिट देते हुए कहा कि समय पर इसकी सूचना नहीं मिली होगी, लिहाजा 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। सूचना देने के बाद भी 108 एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने पर पूछे गए सवाल पर बाबूलाल गौर ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद काफी देर तक युवक जख्मी हालत में ही घटना स्थल पर पड़ा दर्द से तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसे किसी ने मदद नहीं पहुंचाई और आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कल जो विधानसभा के बाहर हादसा हुआ उस पर क्या एक्शन होगा? दुर्घटना है वो। हाँ। दुर्घटना है। हाँ। लेकिन 100 डायल का दावा है कि 5 मिनट में पहुंचेगी। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई थी। 25 मिनट बाद पहुंची है। तो उसे सूचना नहीं मिली होगी। और सी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, एक तरफ बाबूलाल गौर क्लीन चिट भी दे रहे हैं अपनी कार्यप्रणाली को, 108 एम्बुलेंस की कार्यप्रणाली को, और दूसरी तरफ कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है शुरुआती तौर पर। देखिए, जब उनसे गौर से सवाल किया गया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि इस मामले में ये तो एक दुर्घटना है। और 108 एम्बुलेंस के सवाल पर बोले कि हो सकता है उनको सूचना न मिली हो, सूचना मिलने में देर हुई। अपनी ही व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आए बाबूलाल गौर, क्योंकि अगर एम्बुलेंस को सूचना नहीं मिली थी तो इसका मतलब वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर जो अधिकारी विधानसभा की सुरक्षा उन्होंने 108 एम्बुलेंस को सूचित नहीं किया। तो सीधे सीधे क्या बाबूलाल गौर ये कहना चाहते हैं कि उनके अधिकारियों ने 108 को सूचित नहीं किया? तो इस पूरे मामले के विधानसभा के बाहर उठने के बाद विधानसभा के बाहर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने ये मुद्दा कहा इस बारे में कि इस तरह से हादसा हुआ है और उसमें संवेदनहीनता सरकार के सामने आई है। बाबूलाल गौर दोबारा बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि जो वहां पर गेट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी है उनको सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एएसपी समीर यादव को इस मामले में जांच भी सौंप दी गई है। हालांकि वो अधिकारी कौन होंगे इस बारे में खुलासा भी नहीं हुआ है, क्योंकि एडिशनल एसपी समीर यादव जब जांच के बाद उस गेट पर तैनात अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये निर्देश बाबूलाल गौर की तरफ से दे दिए गए हैं। वो अधिकारी कौन होगा ये जांच के बाद सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल मंगलवार को विधानसभा के सामने तेज रफ्तार बस से बाइक की टक्कर हो गई थी और इस टक्कर में विकास नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। विकास काफी देर तक सड़क किनारे ही तड़पता और छटपटाता रहा, लेकिन पुलिस और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। आखिर में जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उसकी मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि विकास बाइक से सड़क के रॉन्ग साइड पर चल रहा था और इस दौरान उसकी सामने से आती रेड बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। ये आप देख रहे हैं मोड़ पर एक तेज रफ्तार बाइक से जो लाल शर्ट पहने लड़का जा रहा है वही विकास है और इस टक्कर के बाद ये शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र के दौरान ठीक विधानसभा के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। एक बस ने भोपाल में ठीक विधानसभा के सामने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दरअसल इंसानियत इसलिए इस हादसे में शर्मिंदा हो गई क्योंकि इसी सड़क से हादसे के बाद कई वीआईपी गाड़ियां गुजरी, लेकिन बुरी तरह से जख्मी युवक को किसी ने भी अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। और बेरहमी की इंतहा तो तब हुई जब घायल शख्स तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी वीआईपी गाड़ियों को पास देते रहे। हालांकि यह हादसा युवक की गलती से ही हुआ माना जा रहा है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से बाइक चला रहा था और रेड बस की चपेट में आ गया। लेकिन इंसानियत के नाते उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने वाला भी कोई नहीं मिला। जैसे तैसे घायल युवक को आम लोगों ने ही काफी समय बाद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वीआईपी कल्चर के सामने इंसानियत छोटी पड़ती नजर आई। दरअसल ये स्थिति अब इंसानी जीवन का हिस्सा बनती जा रही है और इंसानियत दम तोड़ रही है, जबकि यातायात नियमों की अनदेखी जीवन से मोह भंग कर रही है। क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश के ही पिछले कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चौंका देते हैं। साल 2014 में 10,287 लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुई है। सड़क हादसों में घायलों की संख्या 27,000 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में अव्वल है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाले राज्यों में एमपी का 5वां स्थान है, जबकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है। जबकि भोपाल सड़क हादसों में 10 टॉप शहरों में से एक है। एक साल में अकेले भोपाल में 2,801 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 47.9% हादसे बेलगाम रफ्तार की वजह से हुए, जबकि 41.5% हादसे लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुए हैं। जाहिर है सड़क हादसों में बेलगाम रफ्तार और बेतरतीब ड्राइविंग ने कई लोगों की सांसें छीन ली। भोपाल में हुए इस हादसे में भी लापरवाही बड़ी है और इस लापरवाही से एक युवक की सांसें थम गई। शायद ये हादसा सबको बड़ा सबक देगा, लेकिन सबक लेने के लिए जरूरी नहीं कि हादसे हों। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर घंटे में 16 लोग सड़क हादसे के शिकार होते हैं। 1.4 लाख लोगों की मौत भारत में सड़क हादसे में होती है और इनमें आधे से थोड़े कम सिर्फ 2 पहिया गाड़ी वाले होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में एक्सीडेंट होते हैं और इस फहरिस्त में भोपाल तीसरे नंबर पर है। यानी भोपाल शहर में बेलगाम रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के केस ज्यादा हैं, लेकिन प्रशासन इसे कंट्रोल नहीं कर सका। जाहिर है इसके लिए गाड़ी चलाने वालों को भी जागरूक होना होगा, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है और खास तौर पर उस वक्त और भी ज्यादा जब एक्सीडेंट के बाद कोई जख्मी शख्स तड़पता रहे। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको जो 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। जी हां, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इन एग्जाम्स का कुछ छात्रों पर इतना दबाव है कि वो इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं। आपके सामने भोपाल की प्रगति और इंदौर की गुलजार की ये तस्वीरें हैं। ये बच्चे एग्जाम की टेंशन में अपनी जिंदगी गंवा बैठे। क्लास 9 में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति देशमुख का एक सुसाइड नोट सामने आया है। प्रगति ने अपनी खुदकुशी से पहले यह सुसाइड नोट लिखा था। इस सुसाइड नोट में प्रगति ने क्लास में पहली रैंक ना ला पाने का जिक्र किया है। कल दिन में 3:30 बजे प्रगति ने फांसी लगाई थी। प्रगति के पिता जबलपुर में क्लर्क के पद पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई के दबाव में प्रगति ने जान दी है। सरस्वती स्कूल में यह छात्रा पढ़ती थी। थाना कमला नगर इलाके का यह मामला है और जो सुसाइड नोट सामने आया उसमें प्रगति ने मौत से पहले ये लिखा है कि वो पहला रैंक नहीं ला सकी और इस वजह से तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर, ये देखिए लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती, सेकंड और थर्ड रैंक ला सकती हूं, इसी तरीके का कुछ लिखा हुआ है इस सुसाइड नोट में। और इसी तनाव में इस छात्रा ने यह कदम उठा लिया। एग्जाम की टेंशन ने एक और मासूम की जान ले ली है। इंदौर में परीक्षा के दबाव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। यह घटना खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर की है। यहां रहने वाली 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा गुलजार ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त
छात्रा की मां और उसका भाई घर में मौजूद थे, लेकिन कब उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली इसकी उन्हें भनक तक नहीं लग सकी। परिवार वालों की माने तो गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी और इसके चलते उस पर इस बार परीक्षा पास करने का बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था। घटना का उस वक्त पता चला जब छात्रा का भाई उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में गया। दरवाजा बंद होने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर देखा गया तो छात्रा फांसी पर लटकी हुई मिली। छात्रा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। ब्लाइंड बच्ची के लिए हमने एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। उसके लिए कहीं अब कमरे के अंदर नहीं, बाहर है। कहीं अगर मतलब अंदर बातचीत करते हुए दोनों ही तो अन्य बच्चों को असुविधा होती, इसलिए उनको किसी तरह कोई परेशानी ना हो, वो अच्छी तरीके से ईमानदारी से दे रही है परीक्षा। और पूरे देश में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच छात्रों की खुदकुशी की कुछ खबरें सामने आई जो निराश करने वाली हैं। इसीलिए परीक्षा के इस बेहतरीन माहौल में छात्रों को हौसला देने वाली ये खास रिपोर्ट देखिए। हम दूसरों से स्पर्धा करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम खुद से ही स्पर्धा क्यों न करें? हम अपने ही पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तय क्यों न करें? आप देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा और अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जब तोड़ोगे तब आपको खुशी के लिए, संतोष के लिए किसी और से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। काश भोपाल की प्रगति देशमुख ने प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद वो आज हम सब के बीच इस दुनिया में मौजूद होती, लेकिन अपेक्षाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे खुद का रिजल्ट कमतर लगने लगा। 9वीं की छात्रा प्रगति ने बेहतर रैंक न आने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों छात्रों को पल भर में जिंदगी बेकार लगने लगती है? क्यों वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को बर्बाद कर लेते हैं? साल भर की पढ़ाई के बाद वो घड़ी आती है जिसका सिर्फ छात्रों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी बेसब्री से इंतजार होता है। परीक्षा हो या फिर रिजल्ट, ऐसे वक्त में कुछ छात्र बुरी तरह टूट जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ परीक्षा के डर को खत्म करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती से सीख लेने की अपील करता है। तो आप पॉजिटिव जरूर रहिएगा और ऊपर वाला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे, इसकी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा ये एग्जाम्स के लिए। एक टेंशन फ्री जाके पेपर लिखिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। गुड लक। बोर्ड परीक्षा हो या फिर उसके रिजल्ट, छात्र इसे अंतिम मौका मान लेते हैं जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी परीक्षा में फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद से कंपटीशन किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा के वक्त तनाव से बचने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप्स आपके लिए काफी कारगर होगी। खिलखिलाहट हंसते रहेंगे एग्जाम के दिन भी, तो अपने आप शांति आना शुरू हो जाएगी। आप दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, मुरझाए चल रहे हैं, ढेर सारी किताबों को लास्ट मोमेंट भी हिला रहे हैं, तो फिर वो शांत मन हो नहीं सकता है। हंसिए, बहुत हंसते चलिए, साथियों के साथ चुटकुले शेयर करते चलिए। आप देखिए, अपने आप शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा है जो आपको परीक्षा के वक्त भी तरोताजा बनाए रखेगा। रात को देर तक ना पढ़ें, पूरी नींद लें। सोने से पहले मोटिवेटेड म्यूजिक सुन लें। सुबह उठकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करें। अपने पढ़े हुए पाठ को दोस्तों से डिस्कस करें। दोस्तों से बातचीत के दौरान खुश रहने की कोशिश करें। परीक्षा के दिनों में अकेले और गुमसुम रहने से बचें। तला भुना खाने से परहेज करें ताकि हेल्थ ठीक रहे। फिर भी तनाव हो तो माता पिता से बात करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बैतूल सांसद ज्योति धुर्वे की जाति प्रमाण पत्र का मामला, हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी को इस मसले पर निर्देश दिए हैं। सांसद के जाति प्रमाण पत्र की 3 माह में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बैतूल के
शंकर पेंड्राम ने ये याचिका दायर की है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव जीती बैतूल से सांसद ज्योति धुर्वे। अब इस मसले को लेकर हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी को जांच के निर्देश दिए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जगदलपुर से मिल रही है, जहां पर 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली तोंगपाल के कुमकोलेंग इलाके के बस्तर आईजी, एसपी और कलेक्टर के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। सभी नक्सली 2004 से सक्रिय थे, कई घटनाओं में शामिल थे और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि 23 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये सभी नक्सली तोंगपाल के कुमकोलेंग इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2004 से सक्रिय थे ये नक्सली, कई घटनाओं में अब तक शामिल होने का आरोप है और 23 नक्सलियों ने बस्तर के आईजी, एसपी और कलेक्टर के सामने सरेंडर कर दिया है। जगदलपुर से ये बड़ी खबर, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और एक बार फिर से 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तोंगपाल के कुंभलोकिंग इलाके के ये रहने वाले थे सभी नक्सली। जी मीडिया संवाददाता अविनाश प्रसाद इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या जानकारी है, किस तरह के नक्सली थे, किस तरह की घटनाओं में अब तक ये शामिल रहे हैं और क्यों आत्मसमर्पण किया? देखिए, लंबे समय से बस्तर में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, एक तरफ पुलिस का जो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है और पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ एक सामाजिक चेतना का कार्य भी पुलिस कर रही है और उसी सामाजिक चेतना और दबाव के चलते कुमाकोलिंग जो इलाका है, दरभा का इलाका अति नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ के 23 नक्सली से संपर्क किया है और इन 23 नक्सलियों में से 3 ऐसे नक्सली रहे हैं जिन पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1-1 लाख रुपए के इनाम घोषित थे और ये जन मिलिशिया कमांडर के पोस्ट पे तीनों नक्सली थे। इसके अलावा संगम सदस्य हैं जिन्होंने समर्पण किया है, जन मिलिशिया सदस्य हैं और इन सभी नक्सलियों का ये कहना है कि जो नक्सल संगठन की जो बाहरी नक्सली इन क्षेत्रों में आकर के काम करते थे, उन दबाव के चलते वर्ष 2004 में इन्होंने नक्सली संगठन को ज्वाइन किया था और नक्सलियों का ये सहयोग करते थे, सड़कों को काटना, ग्रामीणों की बैठकें बुलाना और नक्सलियों के लिए राशन पहुंचाना, इस तरीके का कार्य ये किया करते थे। और अब ये जो पुलिस की पुनर्वास नीति जो है और जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों से भी माओवादी सदस्य समर्पण कर रहे हैं, इससे प्रभावित होकर के इन्होंने बताया कि इन्होंने ये समर्पण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस जानकारी को विस्तार से पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले उज्जैन के फैक्ट्री चौक पहुंचे और वहां करीब 55 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने ई रिक्शा की सवारी भी की। आपके सामने सीएम के उज्जैन दौरे के पहले पड़ाव की 3 तस्वीरें हैं। अपने उज्जैन दौरे पर सीएम सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम धरने पर बैठे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री चौक पर जिस वक्त पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त की पहली तस्वीर, विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री की दूसरी तस्वीर और ई रिक्शा का उद्घाटन करते हुए ई रिक्शा पर सवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तीसरी तस्वीर। और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में संत कवि पवन दीवान का निधन हो गया है। आज सुबह 9:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रेन हेमरेज के बाद से वो लंबे समय से कोमा में चल रहे थे। दिवंगत कवि पवन दीवान पूर्व सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। पवन दीवान ने जनसंघ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वो अलग छत्तीसगढ़ आंदोलन के प्रणेता भी थे। साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश के वो जेल मंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजिम से श्यामा चरण शुक्ल को हराकर जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनके निधन पर शोक जताया है। सीएम ने विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ संत कवि पवन दीवान के अंतिम संस्कार की बात कही।
गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आज सुबह उनका निधन हुआ। तकरीबन 9:45 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। और संत कवि पवन दीवान के निधन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम रमन सिंह समेत कई मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं ने उनके देहांत पर गहरा शोक जताया है। संत पवन दीवान का निधन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का और धार्मिक सभी क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है। प्रबुद्ध आदमी हमारे बीच से चला गया, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। पवन दीवान जी का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के साथ जुड़ा रहा। वे मध्य प्रदेश में मंत्री भी थे जनता पार्टी के समय। उसके पहले भी वे सबसे, हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तब से हम लोगों का उनका संपर्क था। हमारे तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। कवि पवन दीवान जी के नहीं रहने से एक अपूर्णीय क्षति छत्तीसगढ़ महतारी को हुआ है। छत्तीसगढ़ महतारी के वो सच्चे सपूत थे। आज भी अनेक कविताएं हैं जो उनके गांव में गलियों में गूंजती है। अब वो स्वर सुनाई नहीं देगा। दीवान जी डॉक्टर खूबचंद बघेल के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के आंदोलन उन्होंने की और आजीवन उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। बिल्कुल ये एक दुखद घटना है और एक राजनीतिक क्षति भी है पूरे प्रदेश के लिए। बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, राजनीति से भी जुड़े रहे और उनके आज हमारे बीच में नहीं रहने से पूरे बहुजन समाज पार्टी उनको जो है पूरे दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करता है। और इसी के साथ न्यूज़ Z2 में बस इतना ही।